नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आशीष पांडे सर के पास, जो कि एक शिक्षक हैं। कुछ वर्षों से, क्या कि 10 से 12 सालों से शिक्षा क्षेत्र से सर जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि मैथ के सबसे जानकार व्यक्तियों में से एक हैं। मैं और कई सारे इनके शिष्य मुझसे जो मिले, उन्होंने इनकी बड़ी तारीफ़ की। तो मुझे लगा कि सर के साथ आज बातचीत करनी चाहिए। चलिए सर, सबसे पहले ये बताइए कि मैथ विषय कितना कठिन है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी जब था तो मुझे मैथ बहुत कठिन लगता था और बहुत सारे आपके भी विद्यार्थी होंगे जिनको मैथ बहुत कठिन लगता है। तो थोड़ा मैथ जैसे कठिन सब्जेक्ट को आसान कैसे बनाया जाए, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब जानना। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। ऐसा है, गणित विषय जो है वह केवल उसको मान लिया गया है कि बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। शुरुआत से ही अगर पकड़ की बात की जाए तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। अगर बेहतर अभ्यास है और आप देखिए, कोई भी पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो, हम तो अब बच्चों से देख रहे हैं, उसमें देखने को ये मिलता है कि अगर उनको उचित कंपटीशन ना मिले या उचित मार्गदर्शन ना मिले। अब अगर उचित कंपटीशन शब्द हमने इसलिए बोला कि अभी उसका जो ग्रेड है, लेवल है, वो बहुत निचले स्तर पर है और उसकी तुलना अगर हम एक जटिल स्तर पर, उच्च स्तर पर कर देंगे तो वह वहाँ से भागने लगेगा। उसको लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे लिए कठिन है। तो जब तक उसको ये ना मनवा दिया जाए कि नहीं, हमसे भी अभी इसमें कुछ कमज़ोर हैं या हम इनसे इतने लोगों से प्रबल हैं, जब उनमें ये प्रबलता आ जाएगी तब वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और गणित विषय में यही करना होता है। जहाँ तक हम अपनी बात बता रहे हैं कि पहले एकदम सरल, एकदम निचले स्तर से लेके चलते हैं और सभी को एक समान एक ही पैटर्न देंगे और धीरे धीरे फिर चेकलिस्ट बनाते जाएंगे। जिनका जैसे होगा, जो अगर बढ़िया प्रदर्शन वाले हैं तो फिर उनके लिए अलग ग्रेड पर ले जाएंगे, और जो नीचे हैं जब तक वे नहीं पहुंच पाते, और जब वहां तक पहुंच जाएंगे, एक समान धारा में आ जाएंगे, या एक लगभग तो पता चल ही जाता है, 10-5% का नहीं देखा जाता। यानी सर कह रहे हैं कि समग्र इवैल्यूएशन बच्चे का मैथमेटिक्स में करना चाहिए कि वो किस तरीके से, किस रेट से चीज़ें सीख रहा है, उसका इंटरेस्ट गणित में कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा उसमें दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, और किस चीज़ की ज़रूरत है, किन चीज़ों की जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फॉर्मूलेज हैं और जो भी कैलकुलेशन है, वो सही तरीके से कर पा रहा है कि नहीं, इसकी जांच निरंतर होती रहनी चाहिए समय समय पर। और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हो सर, वो हमें बताइए। देखिए, आपने भी बहुत बढ़िया उसमें जिक्र कर दिया जो फार्मूले का। मैथमेटिक्स में फार्मूले तो महत्वपूर्ण है ही, निरंतर अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही उनमें जो है ना, अंदर से आत्मविश्वास जगाना। अंदर से आत्मविश्वास जगाने के लिए हमने पहले ही बताया कि उसको ये न लगे कि ये हमारे लिए जटिल है। तो सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण विधि भी है, आप तो शिक्षा स्नातक के विद्यार्थी रहे हैं, हम लोग बीएड किए हुए हैं, तो उसमें है ना ये। तो सरल से जटिल की ओर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर आत्मविश्वास जगाया जाए, और नीचे से जो एकदम पहले सरल चीज़ें हैं, आसान सी प्रश्नावली है, आसान से प्रश्न है, उन पर निरंतर अभ्यास कराया जाए। तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही बेहतर और सकारात्मक सुधार होने लगेगा, और एक समय आएगा कि उसके लिए गणित जटिल नहीं रह जाएगा। यानी सर ये कह रहे हैं कि अगर क्रम से चीज़ें सिखाई जाए, सरल से जटिल की तरफ चलें, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स, यानी सरल चीज़ों से चल करके कठिन सवालों को अगर हम दें तो बच्चा आसानी से चीज़ें, कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में चला जाएगा, और ज्ञात से अज्ञात की तरह। ये भी मैथ में बहुत ज़रूरी होता है। मैंने खुद पढ़ा है कि जो चीज़ें क्वेश्चन में आपके दिया गया है, यानी वो ज्ञात है, और आपको क्या प्राप्त करना है, वो उसे कैसे प्राप्त किया जाए, उस पर अगर दिमाग लगाया जाए तो शायद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप अच्छा कर पाएंगे। और कुछ बताइए सर, दर्शकों को हमारे या बच्चों को। हाँ, देखिए, शिक्षा और जो शिक्षक हैं, शिक्षार्थी है, ये जीवन जो बताया गया ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें बहुत से एक अगर बात की जाए, है ना, नहीं, इसके जो घटक हैं, शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक और जो पाठ्यक्रम है, समाज है, वातावरण है, तो इन सब का अलग अलग एक रोल है, अलग अलग सभी का रोल है। अगर ये देखिए, शिक्षक की अगर बात की जाए तो जो बेहतर शिक्षक वही होंगे जो अपने आप को, हमारे जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना भी ये था कि एक बेहतर शिक्षक वही है, अच्छा शिक्षक वही जो अपने आप को अनवरत एक विद्यार्थी के रूप में मानता है, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जिसका कोई छोर नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होता है ना। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर जिस दिन से हम ये मान लेंगे कि नहीं अब हम सब कुछ सीख चुके हैं या ये मुझे पता है, वो उसी दिन से हमारा सीखने का जो विकास है वो रुक जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। तो अगर लगातार सीखते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और प्रभावशाली भी रहेगा और अनवरत आप कुछ न कुछ नया करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। चलिए सर, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर बच्चों में एक डर होता है, तो उस डर को कैसे खत्म किया जाए और बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन या बिना कॉन्फिडेंस, अगर सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। तो हालांकि टीचर का मार्गदर्शन आज की नई शिक्षा के अनुसार एक फैसिलिटेटर का है, एक मार्गदर्शक का है। पहले क्या होता था, निरंकुश होता था, शिक्षक अपने तरीके से चीज़ें करवाता था। लेकिन अब समाज और शिक्षा के परिदृश्य बदल चुके हैं, डिमांड बदल चुका है। बच्चों को टीचर जो एक मार्गदर्शक की तरह काम कर रहा है, उससे ज़्यादा उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं समझ, क्योंकि शिक्षा में अब बालक केंद्रित शिक्षा हो गई। बिल्कुल। तो आप ये बताइए थोड़ा एग्जाम के पर्पज से भी चीजें बताइए कि कैसे बच्चा एग्जाम के तनाव से दूर हो सके। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा तो है ही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर वह, हमारा एक सामान्य सा मानना है, अगर वो साल भर अपने अंदर इतनी विद्या भर ले, इतनी विद्या, इतनी जिज्ञासा। देखिए, विद्या और शिक्षा को अलग अलग करके देखने की जरूरत है। विद्या सबसे पहले होता है, विद्या अर्थात जानना होता है, जानकारी करना होता है, और शिक्षा यानी सीखना और सिखाना। शिक्षा और विद्या में एक बहुत ही मूलभूत अंतर है। साथ ही तो देखिए, हमने जो बहुत एक सुंदर या एक आप समझ सकते हैं छोटे वाक्य में बता दिया कि साल भर आप अपने अंदर इतनी विद्या भर लीजिए कि आपको जो आज आमतौर पर देखने को नहीं मिलता कि विद्या क्वेश्चन बैंक ले जाते हैं, तो उसकी आवश्यकता न पड़े, जो कि आमतौर पर ये एक बहुत जो सीरीज के अनुसार पढ़ाई करने वाले आज हमारे यहाँ पीढ़ियां तैयार हो रही हैं, इस पर थोड़ी नहीं सही बात कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे तो टीचर ये कहता था कि साल व साल कर लेंगे, 10 साल का साल कर लेंगे तो एग्जाम। हालांकि तब के परिदृश्य में चीजें उस तरीके की थी। आज जो है शिक्षा समझ पर आधारित हो गई है, यानी रटने वाली रोट लर्निंग को हम लोगों ने, या नई शिक्षा नीति ने रोट लर्निंग को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया है और कहा है कि रटने वाली जो विद्या है वो उतनी ज्यादा कारगर नहीं होगी। समय के अनुसार, समय सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए और नए नए जो विचारक हो रहे हैं वो इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को बना रहे हैं जो कि रोट लर्निंग यानी रटंत विद्या पर आधारित नहीं है। और क्वेश्चन भी आज ऐसे पूछे जा रहे हैं, खासकर CBSE ICSE बोर्ड में तो इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल इसके बारे में और आगे देखिए है क्या ना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है आज अगर हम ये देखें, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उस पर भी रखना चाहेंगे कि शिक्षा का जो क्राइटेरिया बनाया गया है हमारे यहाँ, सबसे महत्वपूर्ण है प्रशिक्षित अगर शिक्षक हैं, शिक्षक यदि प्रशिक्षित हैं तो वे अपना एक रोल समझेंगे, क्योंकि उनको जानकारी रहती है कि हमें कैसे स्तरानुकूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है और उनकी दक्षताओं के अनुसार कैसे हमें शिक्षण करना है, उन दक्षताओं की शैक्षिक संप्राप्ति कैसे होगी। हाँ देखिए, शैक्षिक संप्राप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दक्षताओं के आधार पर जो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो कम से कम बालकों की आवश्यकताएं क्या है, जब तक हम उनकी आवश्यकताओं को चिन्हित नहीं करेंगे, उसके निहितार्थ को जानेंगे नहीं, तो बिल्कुल अप्रशिक्षित शिक्षकों की तरह है ना, एक थोपने वाली शिक्षा, थोपा हुआ अनुशासन, पाठ्यक्रम को पूरा कर देना, कोर्स पूरा कर देना बोर्ड पर लिखकर, या है ना उसको केवल कोर्स पूरा कराना और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना, ये हम इसको नहीं सही समझते। अगर देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण घटक है, संकीर्ण विचारधारा हो गई, क्योंकि सिलेबस तक ही अगर हमारा शिक्षा सीमित रह गई तो यानी वो एक संकीर्ण शिक्षा कही जाएगी। वो देखिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, क्योंकि केवल पाठ्यक्रम पूर्ण कर दे रहे हैं, उसके साथ जो और भी शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उसको भी नहीं देख रहे हैं, और साथ में उसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बता रहे हैं कि निहितार्थ नहीं मालूम है कि हम किस लिए कर रहे हैं। केवल वेतन मात्र हेतु अगर किया जा रहा है वह भी नहीं सही है, और अगर शिक्षक का जो भूमिका है उसका आप सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो यह बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि सही नहीं कर रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आपका
कार्य जो है वो जिम्मेदारी पूर्वक नहीं है, नहीं या है। आप एक शिक्षक का जो कार्य है वो उसे पूर्ण नहीं कर अब रहे। बोर्ड परीक्षा के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार अब तो वो तो उसके लिए मानना ही पड़ेगा कि जो पीछे भी अनसाल वगैरह की बात हो रही थी, तो कुछ न कुछ पहले जैसे प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, ये अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट होता या शॉर्टकट के प्रयास में भी जो चलेंगे तो शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, निश्चित है शॉर्टकट जो है वो आपको फिर आपकी विचारधारा को और आपके उसको सोच को संकीर्ण ही कर देगा, शॉर्ट ही कर देगा। तो शॉर्टकट नहीं देखना है, निरंतर अभ्यास, हम बार बार बोल रहे हैं कि इसका कोई और विकल्प नहीं है। और लक्ष्य जरूर बनाकर, जो बताया ना कि निहितार्थ पूर्वक उसमें कोई ना कोई संप्राप्ति सुनिश्चित हो, उसके अनुसार ही हमें अध्ययन करना है। अच्छा, गार्जियन नंबरों को लेकर के बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं कि देखेंगे तुम्हारा कितना आता है, पढ़ नहीं रहे हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने भी झेला है। तो इस बारे में भी थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए सर, बहुत ही इस एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लेकिन आज का जो एक समाज में एक मान्यता बन गई है, अवधारणा बन गई है, फिलहाल हम इसके पक्षधर नहीं है कि मूल्य से मूल्यांकन, अंक से मूल्यांकन किया जाए, लेकिन अगर एक जो सेटअप न किया जाए, एक मानक जो ग्रेडिंग रख दी गई है, अगर वह भी ना हो तो भी बच्चे क्या करते हैं कि आज वैसे भी कोई क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा, बिल्कुल वो रखा जाता है। हाँ, साथ ही साथ अनवरत हम अगर ये देखा जाए कि प्रतिदिन कम से कम बच्चा कितना पढ़ रहा है, अगर आप अचानक प्रकट होंगे और प्रस्तुत होकर इतनी डिमांड कर लेंगे कि हमें ये चाहिए, तो नहीं। अगर आपने लगातार शुरू से ही उस पर ध्यान दिया है और प्रतिदिन आपने पाठ्यक्रम के अनुसार या जो भी कोचिंग गए हुए हैं या विद्यालय से जो भी पाठ्यक्रम को पढ़कर आया हुआ बच्चा है, आप निरंतर देख रहे हैं, तो फिर अपेक्षाएं आपको अपने आप रहेंगी कि ये हमारा इस लेवल तक पहुंच चुका है, यानी रिजल्ट आपके अनुरूप होगा। यानी सर का कहना ये है, सर का मानना ये है कि केवल एग्जाम के टाइम पर आप बच्चों को प्रेशर मत डालिए, पूरे साल भर उनकी देख रेख करिए और वाच करिए कि वो किस स्तर से पढ़ाई कर रहा है, उसका लेवल क्या है। लेकिन इसके लिए मतलब गार्जियन का भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। देखिए तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभिभावक हैं जो बाहर रहते हैं और वहाँ जॉब कर रहे होते हैं, मम्मियों के संरक्षण में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो उतनी शिक्षित नहीं हैं जो पढ़ा सके बच्चों को क्लास 10th या 12th में के बच्चों को। हाँ, देखिए यह भी एक बहुत ही गंभीर आवश्यक और गंभीर प्रश्न है। समस्या तो हम लोग कुछ मानते ही नहीं हैं, विचार करते हैं और सब पर, हर पहलुओं पर विचार करके निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं। है क्या ना कि देखिए, अगर उचित या बढ़िया पढ़े लिखे और रेगुलर ध्यान देने वाले अभिभावक हैं, माता पिता हैं, तब तो वे कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग देखिए, काउंसलिंग एक वर्ड पढ़े होंगे, और काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, हम लोग बीएड के उसमें था और हमें इस पर असाइनमेंट भी मिला हुआ था। तो आज देखिए, अंत में जब अभिभावक अगर अब शिक्षित नहीं है या फिर दूर हैं, तो सब संपूर्ण जिम्मेदारी एक जो नहीं बच्चों पर तो है ही, एक सुयोग्य अध्यापक जो उससे जुड़ा हुआ है, अगर कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो वो भी, या विषय से जुड़े हुए हैं, तो अगर वे अपनी जिम्मेदारी इसको मान रहे हैं तो उन पर आ जाती है, पूरी तरह से आ जाती है। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वे उसको किस ढंग से हैंडल करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे उत्तर देने का हर परिप्रेक्ष्य एक शिक्षक के रूप में ज़्यादा है, एक अभिभावक या समाज की किसी अन्य व्यक्ति की तरह नहीं है। तो अब ये तो दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, मूल्य से नहीं हमें आंका जाए, ना तो उसके अंक से उसका मूल्यांकन किया जाए, बल्कि उसकी योग्यता, गुणवत्ता और प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, किस परिस्थिति में क्या करता है, जैसे कि व्यक्तित्व का सम्यक तो उसमें है कि नहीं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहेवियर है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना चीजों को कैच करता है, कितना क्रिएटिव है, बिल्कुल उससे गणना करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसका मूल्यांकन इस बात पर भी करना चाहिए कि वो कितना क्विक लर्नर है। जरूरी नहीं है कि वो अंक प्राप्त करे या किस विषय में उसकी ज्यादा रुचि है, किस विषय में या किस क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथमेटिक्स में ही अच्छा हो, हर बच्चा बायो में ही अच्छा हो। तो सबके अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट वाले क्षेत्र होते हैं, सबके अपने अपने क्या कह सकते हैं कि विषय के बारे में उनकी रुचि अलग अलग होती है। तो उस तरीके से बच्चों को आंकना चाहिए। एक बात और उसमें हम आपको जोड़ दें कि अगर थोप रहे हैं, कोई भी अनुशासन अगर थोपा जा रहा है, तो थोपा हुआ जो अनुशासन है वो बहुत प्रभावशाली नहीं रहता और बहुत दिन तक काम भी नहीं करता। वो प्रभावी नहीं रहेगा, काम भी नहीं करेगा। और ये बच्चों के लिए मूल रूप से देखिए, जो मनोभाव होता है, जो जिस जैसा विचार रखेगा वैसे ही विचार
का फल भी, प्रतिफल भी मिलता है ना, वही फलीभूत होता है। आप एक सामान्य सा उदाहरण हम दे रहे हैं। अगर जो दीपक होता है, बोलते नहीं दीपक बोलता नहीं उसका प्रकाश परिचय देता है, ये तो एक सामान्य सा वाक्य हो गया कि आदमी अपने कर्मों से जाना जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि दीपक का भोजन क्या है, दीपक जो है आहार ले रहा है अंधेरे का। अगर वो अंधेरा खा रहा है तो फिर उसका जो वो निहितार्थ निकलेगा लास्ट में देखेंगे, वो अंधेरा अगर खा रहा है तो जो एकदम अंतिम फलीभूत होगा वो कालिख देगा, है ना। तो आदमी के जो विचार होंगे वही उसका फल भी निकलेगा लास्ट में। तो विचार इसीलिए बोला जाता है कि थोपा हुआ अनुशासन कम प्रभावी है, बल्कि उसको एक खुद से उसमें डिसिप्लिन पैदा हो। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, और अगर इन पर कार्य करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। बच्चों में चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे एकेडमिक परीक्षा हो, चाहे जीवन भी हो, देखिए महत्वपूर्ण है अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। यानी किसी भी तरीके के थोपे गए अनुशासन का विरोध करते हैं या उसको समर्थन नहीं देते हैं। ये मानते हैं कि बच्चे में स्व अनुशासन होना चाहिए, बच्चे खुद से विकसित किए जाएं। बच्चों का मूल्यांकन इस बात पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा नंबर पाया है, बल्कि इस बात पर इवेल्युएशन करना चाहिए कि कितना क्रिएटिव है, कितना क्विक लर्नर है, कितना इंटेलिजेंट है और किन विषयों में वह ज़्यादा रुचि रखता है। उस विषय की काउंसलिंग करके उसे उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे उसका भविष्य सुनहरा हो सके। पॉइंट और ऐड कर देंगे हम आपके में। अभी ये तो देखिए शिक्षक के दृष्टिकोण से हुआ, अगर विद्यार्थी का दृष्टिकोण और अभिभावक का तो है। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर हम दो सुने थे आपके, उनमें एक लाइन हम ऐड करेंगे। देखिए उसमें क्या है ना, देखिए ओरिएंटेशन सेशन बहुत महत्वपूर्ण हम समझ रहे हैं। ओरिएंटेशन सेशन दर्शकों को भी समझाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन टर्म लगेगा। देखिए शिक्षक जो संस्थाध्यक्ष होंगे या संस्था प्रमुख होंगे, अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल या आपके हिंदी मीडियम ही इंटर कॉलेज जो भी चला रहे हैं, शिक्षक जो हम चर्चा क्यों हुई इस पर, प्रशिक्षित शिक्षक हैं तो उन्हें सब पता है कि हमें किस ढंग से चलना है। उनके पास चेकलिस्ट है, किस पर कार्य करना है, कौन सी दक्षता पूर्ण हो गई, कहाँ तक छात्र की उपलब्धि है, उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं या सामान्य से जो भी कॉलेज चल रहे हैं, वो अपने एक अलग ढर्रे पर हैं। तो देखिए प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, ट्रेनिंग वर्ड जो है। अगर किसी को ये ना लगे कि अहम ब्रह्मास्मि, कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमें पता है वही सब कुछ है। हमें भी लगता था सर, जब मैं 2 साल 3 साल पढ़ाते हुआ था, 1 साल 2 साल लगता था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम ब्रह्मास्मि की भावना न आए, इसके लिए प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ओरिएंटेशन के द्वारा एक जो हमने बोला ना कि सभी शिक्षकों का एक समूह एकत्रित किया जाए और उन्हें बताया जाए, उनकी क्षमता का संवर्धन किया जाए कि नहीं, इसके माध्यम से हम लगातार कुछ न कुछ सीख रहे हैं, परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है। यही परिवर्तन विद्यार्थियों में भी हम सकारात्मकता के साथ ला सकते हैं। ये पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहरों के स्कूल में, बड़े बड़े शहरों के स्कूल में हमेशा ट्रेनिंग होती है और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में लगभग ट्रेनिंग कराई जाती है। साल में 2-4 ट्रेनिंग आपको करना कंपलसरी होता है। वो आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं, हम लोगों के लिए भी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालय हैं, उनके शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप एक बना हुआ है। उस पर पूरे प्रशिक्षण जो है वो कराते हैं और वो बहुत ही प्रभावशाली भी है और बेहतर ढंग से SCRT वाले उसकी भूमिका योजना बनाते हैं और उसको हम कायदे से फलीभूत करते हैं। एक देखिए शिक्षार्थियों के लिए यही है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। सीधी बात है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है और अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। बार बार बोल रहे हैं कि आप लगातार अभ्यास करते रहिए, वही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, वही आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। साथ ही साथ देखिए हम आपका बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपने एक देखिए मैं गार्जियन को, बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो वो छूटे जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता है। लोग क्या सोचते हैं कि बस हमारा बच्चा एडमिशन ले लिया, स्कूल में गया, स्कूल में कोई राहत मिल जाएगी। और आ चुका हूँ। और सबसे बड़ी दुर्दशा तो टीचरों की है, यानी शिक्षक की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। शिक्षक की दुर्दशा ये है कि बेचारा शिक्षक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां प्राइवेट स्कूल में डाल दी गई हैं। अरे वो तो बिल्कुल है ही, हम लोग तो सब झेल के गए हुए हैं। तो देखिए संघर्ष की जो गाथाएं हैं उसके लिए तो एक संध विच्छेद आता नहीं है, संग और हर्ष, यानी हर्ष के साथ अगर आप चलेंगे तो संघर्ष होता रहेगा। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करने की मतलब आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं कि सभी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या
प्रबुद्ध जन है वो कम से कम ये महसूस तो करें कि नहीं, वो अपना आत्मावलोकन भी करें, कम से कम दूसरे का तो आकलन मूल्यांकन सभी कर रहे हैं, आत्मावलोकन करने का उनको एक अवसर मिल जाएगा, चाहे इस वीडियो के माध्यम से या जिस भी प्रकार से अगर उनको मिलेगा कि नहीं हम अपने विचार भी कम से कम वहाँ तक पहुँचाएं और जनता तक, समाज तक, हमारे विस्मृत हो रहे अभिभावकों तक आप हमें एक बार पुनः पहुँचा दिए अगर, तो ये बहुत ही अरे आपके सारे जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो सब देखेंगे, ये बात मत आप समझिए। आप भले उनसे दूर हो गए लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इम्प्रिंट है, आपकी जो छाप है उन पर आज भी दिखती है। जब बच्चे मिलते हैं, अगर मैं आज के साथ केवल फोटो भर डालूंगा तो ये जरूर होगा कि आपके जो पुराने बच्चे हैं वो आशीष पांडे सर को फिर से मिस करेंगे। नहीं वही बात, इसीलिए कहाँ चले गए हमारे सर। लेकिन ये तो सफलता आपको मिल गई है, आप अब एक स्थायी रूप से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आप काम कर रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपने यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि सबके अंदर जो विचार हैं, सबके अनुभव हैं, उनको आप बाहर अगर ला रहे हैं प्रबुद्ध जनों के। और एक हमारे जो विचार है वो बहुत पुराना था, वो मिस हो गया, उसको आप बीच में जैसे भी समझिए कि IAS, IRS या IPS की परीक्षा होती है, अगर कभी आपने विचार किया हो या जो भी जैसे भी, अगर शुरू में भारत सरकार ने ऐसा कुछ किया होता कि ITS भी रहा होता तो क्या पूरे समाज का सबसे प्रबुद्ध जन शिक्षक के रूप में नहीं मिलता, वो कितना प्रभावशाली रहता। ITS का फुल फॉर्म थोड़ा हाँ, इंडियन टीचिंग सर्विस के नाम पे अगर ये रहा होता तो कितना बढ़िया होता। और बहुत ही जो प्रबुद्ध जन रहते, कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते, और समाज यानी देखिए एक अच्छा शिक्षक ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण कर सकता है, और उसके लिए उसके अंदर स्वयं बढ़िया गुणवत्ता होनी चाहिए, जिसके लिए अगर बेहतर ढंग से ITS के रूप में जो परीक्षा होती, अगर ऐसा रहता, एक हमारे केवल विचार तक है ये, बाकी अब इसको फलीभूत या इसको हम तो अमली जामा पहना नहीं सकते, लेकिन एक विचार है तो ये व्यक्त किया गया। सरकार को ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी, और अगर आप जैसे लोग अगर इन सब तरीकों, क्योंकि आज आप देख रहे हैं चाहे विकास दिव्य कीर्ति हो, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर हों, ओझा सर हों, या क्या कहते हैं आपके खान सर, ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो करने वाले हैं नहीं, लेकिन जिन भी क्षेत्रों में एक टीचर के रूप में इन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया और समाज में नए नए परिवर्तन, नए नए क्रांतिकारी विचार बच्चों को आज भी दे रहे हैं। क्योंकि इस मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में क्रांतिकारी विचार लाना ये आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक चीज ये था सर कि अब ये जितने भी हैं सब, अब हम लोग तो 2020 के लॉकडाउन के बाद से खान सर हुए या ये विकास सर हुए, अब चल बहुत पहले से रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर चर्चा में तभी आए। हाँ, तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। बच्चे भी अब उस रूप में चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बच्चे भी अब इस तरीके के डिजिटल तरीकों को खोज रहे हैं, और अगर आप समय के अनुसार बदले नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे, ये भी याद रखिए। इसीलिए बोल रहे थे कि ये जो टेक्निकल शिक्षा में जो तकनीकी की भूमिका है, टेक्नोलॉजी की, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी OHP के माध्यम से हम लोग वहाँ पर जब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे तब भी ये था, और आज भी स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट क्लास के माध्यम से सरकार PM श्री विद्यालय को संचालित कर रही है, जिससे कि बहुत बेहतर परिणाम भविष्य में निकलेंगे। और साथ ही अगर हम अपने आप को, अपने पूरे स्टाफ को या पूरे समाज में जितने हैं, देखिए शिक्षक वर्ग ऐसा है अपडेट रहता है ना, अपडेटेड रखने के लिए मान के चलिए शिक्षक समझदार होता है, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। लेकिन गार्जियन भी उससे ज्यादा समझदार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने बच्चों के प्रति क्या कह सकते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाता है। वही एक वजह है जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि जो एजुकेटर हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विचारक हैं, वो अपने विचारों को इस माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक लाएं। बहुत 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 अच्छा लगा। और ये एक चीज़ ये है कि कम से कम अगर यही हम लोग भी जब टीचिंग में थे, भले ही वित्त विहीन या तदर्थ शिक्षक के रूप में थे, कोचिंग आप भी पढ़ाए हैं काफ़ी समय तक, तो अब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो विचारों का जो प्रवाह हुआ या डिजिटलीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो बहुत बेहतर लगा। आपका एकमात्र इसलिए आपको धन्यवाद देंगे कि कम से कम सभी के विचारों का डिजिटलाइजेशन कर दिया आपने, डिजिटलीकरण कर दिया, तो बहुत बेहतर लगा। विचार देखिए, सभी के विचार अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबके पास जरूरी नहीं है कि मेरे पास ही आइडियाज होंगे, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं जिनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। नहीं बताया ना कि हमारा देश जो है भारत है, यहाँ पर
इंजन जल्दी कोई नहीं बनना चाहता, सब बोगी बनते हैं, लीड नहीं करना चाहते। तो आपने ये बीड़ा उठाया है और बहुत ही पुनीत कार्य हम तो समझेंगे। और एक चीज़ और है, आपसे हम सबसे बेहतर ढंग से इसलिए प्रभावित है कि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़े हैं और सबसे पहले जो शुरुआत किया वो आध्यात्मिक क्षेत्र से और पूजन स्थलों का जो दौरा करके उनके विषय में जानकारी देकर सबसे वो संपर्क स्थापित किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।